नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा करूंगा। आज हम जिस लेख के आधार पर चर्चा करेंगे वह लेख अर्जुन सेनगुप्ता के द्वारा लिखा गया है, द इलेक्टोरल कॉलेज इन यूएस। यह शीर्षक है इस लेख का। 31 अक्टूबर 2024 के दिन यह लेख प्रकाशित हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में। अब जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शन की बात करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हमारे देश की मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा होती है। और हम सब कमला हैरिस के बारे में जानते हैं, हम सब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानते हैं। और आप यह भी पाएंगे कि हमारे देश की राजनीति में कुछ लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी पसंद करते हैं। पसंद करने का सबसे बड़ा कारण उनका यही होता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरीके से तथाकथित इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर काफ़ी सख्त रवैया अपनाते हैं, और हमारे देश में जो हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें वो बड़े आकर्षक लगते हैं। लेकिन आज की इस कार्यक्रम में मैं इन सब पहलुओं की चर्चा नहीं करूंगा। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में आमतौर पर जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें कुछ जानकारी होती है, व्यवस्थित जानकारी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो आम दर्शक हैं, या कई बार मैं कहूँगा कि जो अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं या मास्टर्स के भी जो विद्यार्थी हैं, उन्हें बहुत साफ तरीके से यह पता नहीं होता है कि आखिर यह चुनाव कैसे होता है। कई बार यह लोग यह मानते हैं कि शायद सीधे तौर पर दो उम्मीदवार खड़े हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। जनता इन्हें वोट देगी और इनमें से जिन्हें ज्यादा वोट मिलेगा वो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है, मैं इस पर कुछ देर में आऊंगा। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बन रहा था तो उस समय एक वाद विवाद चला कि आखिर हम राष्ट्रपति या एग्जीक्यूटिव का चुनाव करने का कौन सा तरीका अपनाएं। तो एक तर्क यह आया कि जिस तरीके से ब्रिटेन में व्यवस्था है, जिसे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, उस तरह की पद्धति को अपनाया जाए। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री के संदर्भ में वही पद्धति है कि जिसके रिप्रेजेंटेटिव या जिसके सांसद सबसे ज्यादा होते हैं निचले सदन में, यानी हमारे यहाँ लोकसभा में और हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में, उसके नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो एक तो यह पद्धति हो गई। और कुछ लोगों ने जो कि संविधान सभा में बैठे थे यह तर्क दिया कि नहीं, ज्यादा अच्छी व्यवस्था यह होगी कि जो व्यक्ति सीधे तौर पर चुनाव लड़े और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा या जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाए राष्ट्रपति पद के लिए उसे राष्ट्रपति बनाया जाए। दोनों ही मामलों में अलग अलग तरह के तर्क सामने आए और यह कहा गया पहले मामले में कि यह सीधे तौर पर जो प्रतिनिधि हैं उन्हें बहुत ज्यादा ताकत दे देगा, यानी पहला मॉडल जो है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, और उसमें जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा उसके व्यक्तित्व को या उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हम भी अपने देश में देखते हैं कि कई बार जब चुनाव होता है तो लोगों को यह पता नहीं होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। हाल फिलहाल के चुनावों को छोड़ दे तो मिसाल के तौर पर 1996 के चुनाव के बाद किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, या उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल बनेंगे, या मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की परिस्थिति जब आती है कि लोगों के पास एक अनजाना सा चेहरा प्रधानमंत्री या एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में आ जाता है, तो उस तरह की स्थिति अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो अपने देश के लिए नहीं चाहते थे। दूसरे स्तर पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे नेता को सीधे तौर पर चुन लिया जाए जिसके पास सबसे ज्यादा समर्थन हो। तो उसमें खतरा उन्हें यह लगता था कि जो बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं, बड़े बड़े प्रांत हैं, वहां पर जो ज्यादा जनसंख्या है तो वहां जिस नेता की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी वही का जो राष्ट्रपति है वो चुन लिया जाएगा। तो यह स्थिति भी उनके लिए बहुत ही एक तरीके से आकर्षक स्थिति नहीं थी। तो इन दोनों के बीच के एक समझौते के रूप में जो वर्तमान व्यवस्था है उसे अपनाया गया, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था कहते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें 538 सदस्य होते हैं। 538 सदस्य में से जिसके पास भी 270 सदस्य आ जाते हैं, जिस भी उम्मीदवार के पास,
वह उम्मीदवार विजयी हो जाता है। 270 सदस्यों को चुनने की जो पूरी प्रक्रिया है वह इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से आती है। 5 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में, उसमें इन्हीं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को, सदस्यों को चुना जाएगा। अब ये जो 538 का जो आंकड़ा है वो कहाँ से आया? तो अमेरिका का जो कांग्रेस है, यानी वहां के संसद को कांग्रेस बोलते हैं, उसमें हमारे यहाँ के संसद की तरह ही एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो सदस्य चुने जाते हैं, या जो अलग अलग प्रांतों को या राज्यों को जो सदस्य दिए गए हैं, वो वहां की जनसंख्या के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, हर राज्य में जो सदस्य हैं लोकसभा के लिए, वो वहां की जनसंख्या के अनुपात में है। तो और दूसरा जो सीनेट होता है, उसमें हर एक प्रांत के लिए बराबर सदस्य की व्यवस्था की गई है। यानी कि 2 सीनेट के सदस्य हर प्रांत से चुने जाएंगे, चाहे उनका भौगोलिक आकार कुछ भी हो, चाहे वहां की जनसंख्या कुछ भी हो। यह व्यवस्था हमारे यहाँ की राज्यसभा से अलग है। राज्यसभा में हमारे यहाँ जो विधानसभा का आकार होता है, उसके हिसाब से सदस्यों को की व्यवस्था की गई है, उसके अनुपात में। खैर, हम अपने यहाँ की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम फिर से वापस आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पे। तो एक राज्य में इलेक्टोरल कॉलेज के कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि उस राज्य में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कितने सदस्य चुने जाने हैं, जो कि उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से ही चुने जाते हैं। और दूसरी कि वहां जो सीनेट के सदस्य चुने जाते हैं, उन दोनों का जो कुल योग होता है, वह उस राज्य के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की कुल संख्या होती है। तो इस हिसाब से अलग अलग राज्यों से अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य चुने जाते हैं। आमतौर पर अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, और पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन 2 पार्टियां प्रमुख हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इस बार के चुनाव में रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस। तो ये जो सभी दल हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, और जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं, उनका बस महत्व इलेक्टोरल कॉलेज के चुनाव तक होता है। आमतौर पर वे पार्टी के पुराने सदस्य होते हैं, निष्ठावान सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके कुछ परिचित हो सकते हैं, और इसके हिसाब से ये लोग अलग अलग राज्यों में जो भी कॉलेज के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए खड़े होते हैं। अब इसमें कुछ व्यवस्था की गई है कि जो लोग सरकारी पदों पर हैं, किसी सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, या अगर उन पर देशद्रोह का आरोप चल रहा है तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। तो आमतौर पर जितने भी दल हैं, वो अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही इसके लिए चुनाव में उतारते हैं। और हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि कुछ एक उदाहरणों को छोड़कर तकरीबन 99% मामलों में जो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए सदस्य चुने गए जिस पार्टी के सिंबल पर, वो बाद में अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है। अब एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है इलेक्टोरल कॉलेज के संदर्भ में, वो ये है, और ये अधिकांश जो प्रांत हैं, जो 50 प्रांत हैं अमेरिका में, उन सब में 2 प्रांतों को छोड़कर, मेन और नेब्रास्का, उनको छोड़कर सब में यह विशेष नियम है, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक प्रांत में 50 इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य चुने जाने हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट मिलेगा, सारे के सारे सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के उस पार्टी को चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए कि कैलिफोर्निया नाम का एक प्रांत है, वहां पर, ये सिर्फ उदाहरण है, 58 सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज के चुने जाने हैं। चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज का, और उसमें अलग अलग उम्मीदवारों को लोग वोट नहीं देते हैं, बल्कि उनके दिमाग में राष्ट्रपति वो किसे चुनना चाहते हैं वही रहता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को 52% वोट मिलता है और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को 49% वोट मिलता है, तो अंत में जितनी भी इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स हैं कैलिफोर्निया से, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पास चली जाएंगी। तो यह अपने आप में एक अलग तरह की व्यवस्था है। यह ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वोट के जितने प्रतिशत हैं उसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो। जिसका वोट ज्यादा रहेगा, सारे के सारे इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें उनके पास चली जाएंगी। 2 प्रांत जिनका मैंने नाम लिया, मेन और नब्रास्का, वहां पर 4 और 5 क्रमशः जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य वो चुने जाते हैं, और थोड़ा वहां पर एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जैसी व्यवस्था उन्होंने अपनाने की कोशिश की है कि कुछ सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनी जाएंगी और कुछ जो है, जो सीनेट
का जो एक डिस्ट्रिक्ट बना है, वहां पर जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो उसको चले जाएंगे। कई बार वो एक ही पार्टी को जाती हैं, कई बार वो अलग अलग पार्टी को भी जा सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर हमें यह ध्यान रखना है कि बहुमत के जो प्रांत हैं, यानी कि 48 जो स्टेट्स हैं वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में यही पद्धति है कि जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा, सारी की सारी सीटें उसकी हो जाएंगी। इसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव में कई बार एक अजीब तरह का डिसबैलेंस, असंतुलन भी देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2016 का चुनाव, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव जीते थे और उन्होंने चुनाव में हराया था हिलेरी क्लिंटन को। हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिला था। हिलेरी क्लिंटन को 48.2% वोट मिला था और 46.2% वोट मिला था डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज के रिजल्ट्स आए तो वहां पर 304 वोट मिल गए थे डोनाल्ड ट्रंप को और हिलेरी क्लिंटन को मात्र 227 वोट। तो ये एक तरीके के डिसबैलेंस, असंतुलन को भी दिखाता है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो चुनाव की पद्धति है उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि जिसे ज्यादा वोट मिले, जनता का ज्यादा समर्थन मिले, वही राष्ट्रपति बने। अगर किसी को ऐसे राज्यों में जीत मिल जाती है जहां पर ज्यादा सदस्य हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, तो वो आगे निकल सकता है। अमेरिका के चुनाव में एक और विशेषता देखने में आती है कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई राज्य जो है मजबूत गढ़ हैं। तो कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, यानी कि वहां पर कांटे की टक्कर है और वहां पर जो जीतेगा वही अंत में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा। अब अगर हम अपने देश के हिसाब से उसको देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के पास है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो उनके नाम पर काम होता है, पर वो एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ की व्यवस्था से तुलना करें तो कुछ चीजें हमें सकारात्मक लग सकती हैं और कुछ चीजें नकारात्मक। लेकिन इससे अलग भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चुनाव प्रणाली की कुछ सीमाएं बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका बुनियादी आधार तो यही है कि हर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो बड़े राज्य हैं वो वहां के लोग बड़े राज्य में रहने की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके वोट की कीमत तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि सीनेट के 2-2 सीट हर प्रांत को दिए जा रहे हैं। तो जो छोटे राज्य होते हैं वहां के लोगों के वोट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इसी के कारण कई सारे लोग इस बात पर जोर देते रहे हैं कि एक तरीके से इस सिस्टम को हटाएं और दूसरे सिस्टम को लाएं। अगर हम अपने यहाँ से तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका में कम से कम लोगों को यह पता होता है चुनाव से पहले कि वे किसे चुनने जा रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में। हमारे देश में यह पता नहीं होता है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि कम से कम पिछले 1-2 दशकों से, या जब से नरेंद्र मोदी बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, तब से मीडिया एक ऐसा माहौल बना देता है कि 2 बड़े नेता हैं और उन्हीं के बीच में प्रधानमंत्री पद का मुकाबला है। हालांकि जो कानून है उसके हिसाब से यह जरूरी नहीं है। यह मुमकिन हो सकता है कि जिस चेहरे को मीडिया प्रस्तुत कर रही है कि यह प्रधानमंत्री बन सकता है, चुनाव के बाद कोई और नेता प्रधानमंत्री पद के रूप में आ जाए। लेकिन यह बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संदर्भ में नहीं कही जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति पद का जो पूरा चुनाव होता है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चेहरे पर लड़ा जाता है। वह उम्मीदवार शुरुआती दौर से ही अपने प्रचार कार्य में लगा रहता है और जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य चुने जाते हैं वह असल में उसके नाम पर चुने जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अगर रिपब्लिकन पार्टी को वोट दे रहा है तो यह निश्चित है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहता है राष्ट्रपति के रूप में। अगर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे रहा है तो कमला हैरिस को देखना चाहता है। तो ये एक तरीके से एक सकारात्मक बात के रूप में इसे रखा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस व्यवस्था में भी कई तरह की सीमाएं हैं। मेरे मन में सवाल यह आता है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा बड़ा देश, क्या यह व्यवस्था नहीं कर सकता है कि सीधे तौर पर राष्ट्रपति को चुना जाए? क्या एक दिन में चुनाव इस तरीके से नहीं हो सकता है कि सीधे तौर पर लोग वोट डालें कि हम डोनाल्ड ट्रंप को चुनना चाहते हैं या कमला हैरिस को, और उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था को हटाकर जिसको ज्यादा वोट मिलता है उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए? तो यह एक मुझे लगता है कि एक ऐसी बात है जो शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई सारे लोगों के मन में भी होगी, एक आलोचनात्मक बिंदु के रूप में, कि इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम जो है वो व्यर्थ की पेचीदगी को बढ़ाता है।
कुछ लोग यह कह सकते हैं कि एक फेडरल कैरेक्टर इसमें शामिल है, जहां पर छोटे प्रांतों को भी ज्यादा महत्व मिल पाता है। अगर सीधा चुनाव होगा, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि संविधान सभा में भी यह बात आई थी, तो लोगों को यह डर रहता है कि जो छोटे प्रांत हैं उनकी आवाज दब जाएगी। लेकिन एक आखिरी बात कहकर मैं आज की इस चर्चा को विराम दूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं। तकनीकी रूप से इतना समर्थ देश भी ईवीएम से दूर हटा है और उसने बैलेट पेपर को अपनाया है। इससे हमें इस बात पर खुले रूप से विचार करने की प्रेरणा मिलती है कि हमें सीधे तौर पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि जो ईवीएम है वो दोष रहित है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अगर लोगों के मन में शंका है तो खुले रूप से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या भारत को भी बैलेट पेपर से वोटिंग की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। आज के इस कार्यक्रम को मैं ही विराम देता हूं। मुझे ये उम्मीद है कि मैं बहुत सरल शब्दों में आपको यह बता पाया हूँगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना कैसी होती है। आज की इस बातचीत को मैं ही विराम देता हूं। हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे और अखबार में छपे किसी एक अन्य लेख के आधार पर देश की राजनीति या राजनीति से संबंधित जो अलग अलग तत्व हैं उनकी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।